हम करेंगे उस साजिश की जिसका खुलासा होने के बाद देश में सनसनी फैल गई है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और सभी 7 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के लिए हिंदू और भगवा को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं को भगवा आतंकवाद के नाम पर फंसाने की साजिश रची गई थी? क्योंकि एक दिन पहले एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर का दावा और अब मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी रही बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सनसनीखेज खुलासे से तो यही बात सामने आ रही है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर को वाकई दबाव बनाया गया था, उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा था कि मालेगांव ब्लास्ट में नाम प्रधानमंत्री का भी लेना है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेना है, आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का नाम लेना है और भी कई बड़े नेताओं का नाम लेना है। क्या ये बात सही है? क्योंकि ये बात कहीं और से नहीं बल्कि खुद साध्वी ठाकुर से आया, प्रज्ञा ठाकुर से आया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि दबाव था। आपको याद होगा कि मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आते ही, एनआईए कोर्ट में फैसला आते ही इस बात को साफ तौर पर यह कहा गया और इंस्पेक्टर का भी बयान आया जिसमें इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरे ऊपर दबाव था और दबाव इस बात का था कि नाम आपको आरएसएस के मुखिया का लेना है, मोहन भागवत का लेना है। लेकिन एक दिन बाद बात और आगे बढ़ गई और इस केस में आरोपी रही प्रज्ञा ठाकुर ने भी ये कह दिया कि मेरे ऊपर दबाव था कि मैं उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लूं इस मामले में, इस साजिश में, कि इस साजिश में उनका भी नाम है। मैं नाम लूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, मैं नाम लूं आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये सही बात है? प्रज्ञा ठाकुर जो बोल रही हैं उसमें क्या गंभीरता का विषय है? लेकिन इतना ज़रूर है कि मालेगांव ब्लास्ट में जो निकल कर आया, जो फैसला कोर्ट ने सुनाया, उससे इतना ज़रूर साफ हो चुका है कि भगवा आतंकवाद का एक जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, तमाम विपक्षी पार्टियां जो अब वर्तमान में विपक्षी पार्टियां उस समय सत्ता में बैठी हुई थी, उन्होंने भगवा को बदनाम करने के लिए ये पूरी कहानी रची थी। क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा कि मुझे अवैध रूप से एक अस्पताल की हिरासत में रखा गया। मैं अपनी कहानी के इन सब बारे में बात करूंगी और सच्चाई जब सामने आएगी तो आप लोग दंग रह जाएंगे। ठाकुर ने इस बात का भी खुलासा किया कि मालेगांव विस्फोट के मामले के दौरान ज़बरदस्ती लेने के लिए मजबूर किया गया, उनका स्टेटमेंट ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की गई। साथ भी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुझ पर इतना अत्याचार किया गया कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि मुझे अवैध रूप से एक अस्पताल में हिरासत में रखा गया। मैं अपनी कहानी में इन सब के बारे में बात करूंगी तो सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि वो गुजरात में रह रही थी इसलिए उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, इस बात का जिक्र किया। अब कोर्ट के फैसले पर प्रज्ञा ठाकुर ने प्रतिक्रिया क्या दी? एनआईए कोर्ट के फैसले पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला भगवा, सनातन और राष्ट्र की जीत का प्रतीक है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं भविष्य में देश के लिए हर संभव प्रयास करती रहूंगी। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में हम बात करेंगे। शाहिद अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शायद इस पूरे जुड़े मामले से लगातार बयान आ रहे हैं। हमने देखा कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे पूर्व इंस्पेक्टर ने भी बयान दिया और अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी ये कह दिया कि मेरे ऊपर तो दबाव था, मैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लूं।
शायद आवाज आ रही है? फोन कट गया है पीस। मेरे सहयोगी शाहिद की आवाज़ लगता है मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले में उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। एनआईए की विशेष अदालत ने कहा कि आरोपियों की सभी जमानत बॉन्ड भी रद्द किए जाते हैं और जमानतदारों को मुक्त किया जाता है। उसके बाद इस देश में एक बहस छिड़ गई। बहस ये छिड़ गई कि क्या भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश रची गई, क्या भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम पर भी उठ रहे हैं। शाहिद अंसारी मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। शायद मैं आपसे जानना चाहता हूं इस पूरे मामले में, और पहले एनआईए के पूर्व इंस्पेक्टर का बयान और अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान, जिसमें वो कह रही थी कि चूंकि मैं गुजरात में रही थी इसलिए मेरे ऊपर दबाव तो इस बात का भी था कि मैं उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लूं। मनोज, देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले की जब पहली गिरफ्तारी हुई थी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब आरोपियों को जो है एटीएस ने काला चौकी पुलिस जो एटीएस मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर के फासले पर यहाँ लेकर आई थी। फिर बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी। शुरू से मैंने इस केस को देखा है और बहुत बारीकी से इसमें मैंने देखा, लेकिन जब ये पूरे मामले में आपको मैं बता दूं कि एनआईए की विशेष अदालत ने जब सारे आरोपियों को सबूतों के न होने की वजह से या इतने पर्याप्त सबूत न होने की वजह से कि उन्हें कसूरवार ठहराया जाए, इस बात को देखते हुए एनआईए की विशेष अदालत ने उन सारे आरोपियों को बरी कर दिया। अब जो बेल बॉन्ड और ये सारी चीजें हैं वो एक प्रोसेस होता है, उसके तहत उनके सारे कैंसिल किए गए। अब देखिए, इस मामले में जो है जब ये आरोपी बरी होते हैं, चूंकि अब तक ये आरोपियों ने मुंह इसलिए नहीं खोला क्योंकि कोर्ट की वजह से और फैसले की वजह से, दोनों चीजें से सारे आरोपियों को विशेष अदालत से इस बात के लिए मना किया गया था कि वो जब तक फैसला चल रहा है वो ये बातचीत कुछ भी किसी भी तरह की जिससे इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़े, जमानत पर रिहा होने के बाद इन सब के लिए मना किया गया था। यही वजह रही है कि ये सारे आरोपी जो है अपनी बात कहने के लिए हर जगह जो है कोशिश की है, लेकिन उनकी बातें जो है हमेशा से दबा दी गई। अब देखिए, कोर्ट ने यह भी माना है इस मामले में ब्लास्ट तो हुआ है, लेकिन विशेष अदालत के में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए ये साबित करने में वो नाकाम रहे। बुनियादी जो इन्वेस्टिगेशन रही उसमें भी वो एजेंसियां विफल रही। अब मैं आता हूं कि जो मौजूदा वक्त में अभी जो बरी हुए आरोपी हैं उन्होंने क्या कहा था। साध्वी प्रज्ञा ने जो बात आज कही है, मुझे आज भी अच्छे से वो दिन याद है जब साध्वी प्रज्ञा को अरेस्ट किया गया था, नार्को टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद जो रिपोर्टें आई और उसके बाद जो बातचीतें आई, उस वक्त भी बातचीत आई थी। साध्वी प्रज्ञा ने उस वक्त भी एक लेटर लिखा था, जेल से वो लेटर लिखा था, और उस लेटर में जो है उन्होंने लिखा था कि मेरे ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है एटीएस के अफसरान के जरिए, ये बात 2009 की थी। और उस वक्त जो है एटीएस चीफ जो है हेमंत करकरे की जब शहीद हुए, उसके बाद इस पूरे मामले की जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उस दौरान भी साध्वी प्रज्ञा ने एक लेटर लिखा था। अब जब ये बरी हो गए तो उसके बाद जब उन्होंने कहा, बहुत अहम बातें कही है कि उन्हें सिर्फ उन्हें ही नहीं बाकी सारे आरोपी भी जो रहे हैं, और खुद एटीएस के जो रिटायर्ड अफसर महबूब मुजावर, उन्होंने भी जो बात कही है, ये सारी बातों में देखिए एक बात सामान्य है, सारी बातें हैं और एक बात में जो है समानता पाई जा रही है। एक तो ये दबाव, और दूसरी बात ये कि जिस ऑफिसर ने दबाव बनाया था, जो परमवीर सिंह, जो हमेशा से विवादों में रहे हैं, जब वो कमिश्नर बने तो उस वक्त भी उन्होंने जो है वसूली के लिए जैसुल हिंद संगठन की जो है बुनियाद रखी थी, और उसके बाद टाटा फिश हुआ था, एंटीलिया का मामला आपको याद होगा। अब मैं वापस आता हूं, उस वक्त भी परमवीर सिंह थे, इन सारे अफसरान की जो है इन सारे आरोपियों की पूछताछ और ये सारी चीजें, महबूब मुजावर के बहुत करीबी रहे उनके। अब बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए उन्होंने कहा है कि आपने सही कहा शायद, लेकिन अब चूंकि इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम लेने का दबाव था, उस वक्त के आरएसएस के मुखिया का नाम लेने का दबाव था, इंद्रेश कुमार का नाम लेने का दबाव था, राम माधव के नाम लेने का दबाव था। तो निश्चित तौर पर अब इस मामले में जांच होनी चाहिए, और जांच में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं एक बार उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और सवाल जवाब होने चाहिए। शुक्रिया अब आपका करेंगे शायद, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट। भगवा आतंकी बहाना, मोदी भागवत निशाना।
भगवा आतंकी बताते, मोदी भागवत को फंसाते। मालेगांव धमाका, भगवा साजिश का कौन आका। साध्वी प्रज्ञा पर अत्याचार, हिंदू भगवा की बदनामी का विचार। मोदी भागवत को जेल भेजने की साजिश डिकोड। महाराष्ट्र का मालेगांव 29 सितंबर 2008 बम धमाका हुआ और 6 लोगों की जान चली गई। कड़ी रामजी माधव जैसे लोगों का नाम लेने के लिए मजबूर किया। इनके नाम लेने पर मुझे नहीं मारने की बात कहते, मुझे प्रताड़ित कर बहुत कुछ झूठ कहलवाना चाहा। जेल में मुझे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का जीत है, धर्म की जीत है, सनातन धर्म की जीत है और हिंदुत्व की जीत है। ये हालांकि ये लोग पराजित कभी कर नहीं सकते, इनकी दम नहीं है। ये सनातनी राष्ट्र है, सनातनी राष्ट्र की सदैव विजय ही विजय है। परंतु इन्होंने कुत्सित प्रयास जो किया है टॉर्चर करके और सभी देशभक्तों को उसके अंदर ला करके जो कुत्सित प्रयास किया है उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं और इन सबको दंड के लिए हम प्रयास भी करेंगे। सत्य तो कोई भी बोलेगा, ये पूरा केस जो है बनाया हुआ था, इसलिए उसका कोई आधार नहीं था और असत्य का कोई आधार होता भी नहीं है। सत्य प्रकट होता है, सिद्ध होता है और वह हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्होंने एटीएस अधिकारियों के सामने घुटने नहीं टेके, लाख प्रताड़ना झेली लेकिन असत्य का साथ नहीं छोड़ा। साध्वी प्रज्ञा का आरोप है कि कई एटीएस अधिकारियों ने कानून के नाम पर गैर कानूनी काम किए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इन गंभीर और सनसनीखेज खुलासों से ठीक एक दिन पहले एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने भी बड़ा दावा किया। महबूब मुजावर मालेगांव ब्लास्ट केस में एटीएस की जांच टीम का हिस्सा थे। मुजावर का दावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के एटीएस अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की तस्दीक करता है। मुजावर ने दावा किया कि उन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया ताकि भगवा आतंकवाद को स्थापित किया जा सके। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। पहले एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर का दस्तावेजों के साथ दबाव बनाने का आरोप, फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का सनसनीखेज खुलासा। दोनों ही दावे मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रही एटीएस के फर्जी कामों का खुलासा करते हैं। ये बताते हैं कि भगवा आतंकवाद जो था ही नहीं, उसे फर्जी तरीके से स्थापित करने की हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश की गई। असली आतंकियों को पकड़ने की जगह बेगुनाहों को जेल में ठूसा गया, उन्हें साजिशन फंसाया गया और उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। मालेगांव केस में बेगुनाहों को फंसाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इसी सप्ताह संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे की विशेष चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेनाओं की वीरता, शौर्य और पराक्रम का एक बड़ा ऐतिहासिक और सुनहरा अध्याय है। जिस बात को लेकर विपक्ष के कुछ दलों को एकजुट होकर सेना का अभिनंदन करना चाहिए था, वे सेना की उपलब्धियों पर सवाल करने लगे।
चूंकि सेना की उपलब्धि पर संशय के बादल टिक नहीं सकते, इसलिए उनके द्वारा आतंकवाद को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए, जिसका ऐसा करारा जवाब मिला है कि उन लोगों की बोलती बंद हो गई है। सवाल है कि मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए मासूम और बेगुनाहों की मौत पर घटिया राजनीति क्यों की गई? जिस धमाके को आतंकियों ने अंजाम दिया, उसके लिए भगवा आतंकवाद का नैरेटिव क्यों गढ़ने की कोशिश की गई? तत्कालीन सरकार ने बेगुनाहों को सालों तक जेल में रखा, इसलिए ताकि एक वर्ग विशेष को तुष्ट किया जा सके। आतंकियों को पकड़ने की जगह तत्कालीन सरकार ने, एटीएस ने मालेगांव ब्लास्ट को हिंदू और भगवा को बदनाम करने के मौके के तौर पर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।